हेलो फ्रेंड्स, जनरल स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम संविधान के भाग 3 अर्थात मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम मूल रूप से मूल अधिकार की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो है मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जनरल स्टडिया से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले कि जो हमारे संविधान का भाग 3 है ये किसके बारे में है। तो संविधान का भाग 3 संविधान में पूर्व में हम बता चुके हैं कि संविधान में कुल 25 भाग हैं। तो भाग 3 जो है किसके बारे में है, तो मूल अधिकार के बारे में है। जैसे हमने हेडिंग दिया है, किसके बारे में है, तो मूल अधिकार के बारे में है। अब ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट के बारे में है। इस संविधान के भाग 3 में जो है, यह भाग 3 जो है अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक। अब ध्यान रखिएगा, जो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं या कहाँ से प्रभावित है, तो ये जो है अगर कह दें तो USA के संविधान से, अमेरिका के संविधान से आपको जो है लिए गए हैं। और ध्यान रखिएगा अमेरिका के संविधान में कहाँ से, तो अमेरिका के संविधान में एक जो है भाग है जिसे बिल ऑफ राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट, यहाँ से आपको लिया गया है। और ध्यान रखिएगा इसे भारत में जो है जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को भारत में या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र, अर्थात भारतीय संविधान का जो अधिकारों को देने वाला हमारा भाग वो कौन है, तो भाग 3 है जो मूल अधिकार है। तो क्या कहेंगे, अर्थात अधिकार पत्र, कोष्ठ में लिख लीजिए अधिकार पत्र। अब यहाँ पर समझिएगा कि आखिर मूल अधिकार होता क्या है। ठीक है, मूल अधिकार होता क्या है, तो मूल अधिकार ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं, मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं, अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक, भौतिक का मतलब ध्यान रखिएगा उसका शारीरिक विकास, भौतिक मतलब शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात जो है इनके बिना जो है किसी भी व्यक्ति का सही तरीके से ना भौतिक विकास हो सकता है, ना ही बौद्धिक विकास हो सकता है, ना ही नैतिक और ना ही आध्यात्मिक विकास। तो ये जो है किसी भी व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बात नोट करके कि भाग 3 को जो है, भाग 3 अर्थात जो मूल अधिकार है जिसमें मूल अधिकार बोले हैं, तो भाग 3 को जो है अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। अधिकारों का जन्मदाता, जन्मदाता, क्यों ऐसा बताइए। क्योंकि जो किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है उसको मूल अधिकार है, और मूल अधिकार जो है किस भाग में उल्लेख है हमारे संविधान में, तो भाग 3 में। तो ध्यान रखिएगा, तो भाग 3 को जो है क्या कहा जाता है, अधिकारों का जन्मदाता।
अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो मूल अधिकार की विशेषताएं क्या है ये आगे समझेंगे। अगला हमारा है मूल अधिकार या अधिकारों की विशेषताएं, कि आखिर मूल अधिकार की मूल विशेषताएं क्या होती हैं, जो प्रत्येक मूल अधिकार में आपको शामिल होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहला जो मूल अधिकार की विशेषता है कि भारतीय संविधान में जो है कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। जैसे में याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इसके तहत जो मूल अधिकार है वो केवल तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वहीं पर ध्यान के कुछ मूल अधिकार जो है सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होते हैं। वहीं कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो भारतीय नागरिक है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, के लिए उपलब्ध है। उपलब्ध होते हैं। यहीं पे ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर व्यक्ति कह रहे हैं तो इस व्यक्ति में जो है वो भारतीय नागरिक भी आते हैं, विदेशी व्यक्ति भी आता है, विधिक व्यक्ति भी आता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, चाहे वह भारतीय नागरिक कौमा विदेशी व्यक्ति या विधिक व्यक्ति। विधिक व्यक्ति में ध्यान रखिएगा, जो कंपनियां होती हैं या जो परिषदें होती हैं वो सब आते हैं। विधिक व्यक्ति में यहाँ लिख देते हैं, जैसे कंपनियां, परिषद आदि। तो ध्यान रखिए, पहला बात क्या बोले मूल अधिकार की विशेषता में, कि कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। ये इसके तहत जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है वो केवल किसको प्राप्त है, तो भारतीय नागरिकों को। वहीं इसको छोड़कर अन्य जो मूल अधिकार है सामान्यतः वो सभी जो है व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी व्यक्ति हो या कोई विधिक व्यक्ति के रूप में ही हो, जैसे कंपनियां होगी या परिषदें होंगी आदि। अब जो दूसरा मूल अधिकार है, जो इसकी विशेषता है मूल अधिकार का, वो समझिएगा कि मूल अधिकार असीमित नहीं होते हैं। मूल अधिकार असीमित सीमित ऐसे लिखें, असीमित नहीं होते हैं। अर्थात इसका सीधा मतलब है सीमित होते हैं। मतलब इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है और इन्हीं रिस्ट्रिक्शन को जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या युक्तियुक्त प्रतिबंध कहा जाता है। तो ये मूल अधिकार असीमित नहीं होते, अर्थात सीमित होते हैं, अर्थात इन पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध, इंग्लिश में इसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, इसलिए आर लिख रहे हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्तियुक्त प्रतिबंध
लगा सकता है ध्यान रखिएगा नोट करके, इन युक्तियुक्त प्रतिबंध को जो है जांच, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होता है इसका जांच कौन करता है? तो जांच जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है। अब समझिएगा ये कि हम कह रहे हैं कि असीमित नहीं अर्थात सीमित, अर्थात समझिए हमको जो है अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमको जो है कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। मान लीजिए हम राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं या संविधान के खिलाफ नहीं जो है बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो राष्ट्र की एकता अखंडता के खिलाफ ऐसा ना कुछ नहीं बोले, तो ये हमारे बोलने की स्वतंत्रता को क्या कर रहा है, उस पर एक युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा रहा है, अर्थात उसको सीमित कर रहा है। अर्थात ये जो है हमें असीमित अधिकार नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको जो है अनुच्छेद 19 के तहत ही संघ बनाने की शक्ति है या संगठन बनाने की शक्ति है, तो इसका मतलब नहीं कि हम जाके आतंकवादी संगठन बना ले, कहने लगें कि जो है हमको जो संघ बनाने संगठन बनाने की स्वतंत्रता है तो हम तो कुछ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप समझिए उस पर क्या है, प्रतिबंध है कि आप जो है आपको ये मूल अधिकार दिया गया है, लेकिन उस पर कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर जो है ये जांच करती है, अर्थात जो है जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, मतलब हम इनको जो है कहाँ लेकर जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेकर जा सकते हैं। अगला ध्यान रखिएगा कि जो मूल अधिकार होते हैं 3 नंबर, कुछ मूल अधिकार नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं। अब यहाँ समझिएगा नकारात्मक विशेषता क्या होता है। अर्थात जैसे ध्यान रखिएगा नकारात्मक विशेषता वाले वे मूल अधिकार है जो राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं। क्या करते हैं? राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे राज्य के प्राधिकार, सही शब्द प्राधिकार होगा, को सीमित करने वाले जैसे मान लीजिए हमको जो है विधि के समक्ष समता है या विधियों का समान संरक्षण है, अर्थात जो है राज्य जो है किसी के साथ जो है क्या कर सकता है, विधि का समान संरक्षण ही करेगा। ये नहीं कि जो है किसी को जो है आपको अलग व्यवहार करेगा, किसी के साथ अलग व्यवहार करेगा। वहीं ध्यान रखिएगा कुछ मूल अधिकार जो है सकारात्मक प्राधिकार वाले होते हैं, तो यहीं पे लिख लीजिए वहीं कुछ मूल अधिकार सकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं। अब सकारात्मक का मतलब क्या है कि जो किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है वो सकारात्मक है, ऐसा समझिएगा। जैसे हम लिख देते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान। मान लीजिए हम कहें कि राज्य जो हमें विशेष प्रबंध करेगी हमारे लिए, SC/ST के लिए या OBC के लिए या EWS के लिए कुछ, या महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ऐसा अगर कोई मूल अधिकार है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सकारात्मक अधिकार है, वो सकारात्मक विशेषता वाला मूल अधिकार कहला जाएगा। अब अगला ध्यान रखिएगा, जो चौथा मूल अधिकार का विशेषता वह क्या है कि ये न्यायोचित होते हैं। न्यायोचित का मतलब है, न्यायोचित होते हैं, अर्थात मान लीजिए राज्य जो है अगर हमसे हमारा मूल अधिकार छीनेगी तो हम उसको जो है लागू कराने के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह हमारा जो है क्या है,
अधिकार है। तो यह किसको लागू कराने के लिए? तो मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए। जैसे हम जो है डीपीएसपी को लागू कराने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो है आपको मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या उनके उल्लंघन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं? तो जो है आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे जा सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पर लिख दें, अर्थात इनके उल्लंघन पर व्यक्ति कहाँ जा सकता है बताइए? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अभी बताए हैं किस अनुच्छेद के तहत, यहाँ लिख देते हैं अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय। बताइए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अभी बताए हैं? अनुच्छेद 226। व्यक्ति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पांचवा विशेषता है मूल अधिकार का वो क्या है कि यह अस्थाई नहीं है। यह अस्थाई नहीं है, अर्थात मतलब संसद चाहे तो इनमें संशोधन कर सकती है, और ये संशोधन ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 368 के तहत ही कर सकती है, या इनको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ध्यान रखिएगा यह संशोधन मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये आगे हम समझेंगे। यह अस्थाई नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें कटौती या कमी आदि कर सकती है। नया मूल अधिकार जोड़ भी सकती है इसी अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन ध्यान रखिए यह कटौती या जो कमी कर रहा है या वृद्धि कर रहे हैं वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, पूर्व में बता चुके हैं कि केशवानंद भारती वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि संविधान में कोई भी संशोधन जो है आप मूल ढांचे के खिलाफ नहीं कर सकते। आप कोई भी संशोधन करिए, लेकिन वह ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए जो किसके खिलाफ हो? मूल ढांचे के खिलाफ हो। इसके बाद अगला जो विशेषता है ध्यान रखिएगा, जो मूल अधिकार का जो मूल मुख्य विशेषता है कि राष्ट्रीय आपातकाल। अब बताइए राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रीय आपात लिख देते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात लगता है। तो राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। सस्पेंड किया जा सकता है। अब एक बात यहीं पर नोट करके और लिख लीजिए, जब हम आपातकाल को पढ़ेंगे तो और विस्तार से समझेंगे कि जो अनुच्छेद 19 है, जो अनुच्छेद 19 के तहत जो मूल अधिकार है, सीधे हम लिख दे रहे हैं अनुच्छेद 19 को युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय ही निलंबित किया जा सकता है, के समय ही निलंबित
किया जा सकता है कमा देकर सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं। अब समझिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत जो है 3 आधार हैं अब राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए। एक तो युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह के समय अगर जो है हम के आधार पर जो है अगर हम जो है भारत में आपातकाल लगाए हैं तो अनुच्छेद 19 को जो है उसमें जो है हम निलंबित नहीं कर सकते हैं। अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के तहत जो है अगर राष्ट्रीय आपात लगाए तब हम अनुच्छेद 19 को भी जो है आपको निलंबित कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रीय आपात लगा है तो भी हम निलंबित नहीं कर सकते, बाकी को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं कि क्या मूल विशेषताएं रही। यह शुरू से कि संविधान का भाग 3 जो है जिसे हम मूल अधिकार के रूप में जानते हैं, इसमें मूल अधिकार को लेकर जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और यह जो है यूएसए के संविधान से लिया गया। जो यूएसए के संविधान में कहाँ से है? द बिल ऑफ राइट से लिया गया। अब ध्यान रखिएगा, जो मूल अधिकार है भाग 3 हो, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकार पत्र कहा जाता है, और भाग 3 को ही अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। अब मूल अधिकारों में जो विशेषता है उसमें पहला विशेषता है कि कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 19, 15, 16, 19, 29 और 30। वहीं कुछ मूल अधिकार जो है सभी को प्राप्त हो, चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी व्यक्ति हो या चाहे विधिक व्यक्ति हो। अगला कि मूल अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात इस पर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा है, युक्त प्रतिबंध लगा है कि आप जो है एक लिमिट में ही जो है अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि असीमित मूल अधिकार आपको प्रदान कर दिया गया है। साथ में ध्यान रखिएगा कि कुछ मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं, अर्थात वे राज्य के शक्ति को सीमित करते हैं, प्राधिकार को सीमित करते हैं। वहीं कुछ मूल अधिकार जो है सकारात्मक होते हैं, अर्थात जो है व्यक्ति को अधिकार प्रदान करते हैं। चौथा ध्यान रखिएगा कि न्यायोचित है, अर्थात इनके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत, और जो है हाई कोर्ट तो अनुच्छेद 226 के तहत। अगला है कि अस्थायी नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन यह संशोधन किसके खिलाफ नहीं होना चाहिए? तो मूल ढांचा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और छठा है कि इसे जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, लेकिन किसे छोड़कर? तो अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार। यहीं पर नोट करके ध्यान रखिएगा कि जो अनुच्छेद 19 है इसे केवल कब निलंबित किया जा सकता है? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगे आपात के दौरान ही। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 को जो है आपको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ अगला समझिएगा, अगला बात कि जो भारतीय संविधान है इसमें वर्तमान में भारतीय संविधान में पूछ दें कि कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब ये 6 प्रकार के कौन कौन मूल अधिकार है वो समझ लीजिए। अब समझ लीजिए कौन कौन है। तो पहला है समता का अधिकार, समता या समानता को जो कह लीजिए। जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो अनुच्छेद 12 से 12 नहीं 14 यहाँ लिख लीजिए, अनुच्छेद 14 से 18। फिर जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह मूल अधिकार हमको इसके बाद बताइए अनुच्छेद 19 से 22 तक लिख दीजिए, तक ज़्यादा बेहतर शब्द हो जाएगा। फिर तीसरा प्रकार का जो मूल अधिकार है वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारा जो मूल अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 22 तक आगे हैं। कहाँ से शुरू होंगे? 23 से 24, 23 और 24 में 23 और 24 ही है।
फिर जो चौथा प्रकार का हमारा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 24 तक आ गए हैं, 25 से 28 तक। अगला है हमारा पांचवा प्रकार का जो मूल अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। जो पांचवा प्रकार का अधिकार है वो कौन है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद कहाँ से? तो अनुच्छेद 29 और 30 के तहत आपको प्रदत्त है। और जो छठा प्रकार का मूल अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो अनुच्छेद बताइए 31 नहीं 32 में प्रदत्त है। अब यहाँ पर समझिएगा कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार था। अभी वर्तमान में जो है कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन? तो समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपको 23 और 24 में प्रदत्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में प्रदत्त है, वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो अनुच्छेद 32 में प्रदत्त है। लेकिन यहीं पर नोट करके याद रखिएगा कि मूल संविधान में आपसे प्रश्न पूछ दें कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार थे? मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। 6 प्रकार वर्तमान में है, पूर्व में कितना रहा है? 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। अब 7 प्रकार थे मतलब एक प्रकार जो है आपको क्या किया गया है? हटाया गया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन। उन्नीस के द्वारा जो है 4 जोड़िएगा तो 8 हो जाता है, ठीक है। तो 4 4 8, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार था के तहत संपत्ति का अधिकार जो है आपको किस में? तो अनुच्छेद 31 में प्रदत्त था, उसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया। मूल अधिकारों से हटा दिया गया। और इसे ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो संविधान के भाग 12 में, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब वर्तमान में जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, केवल क्या है? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। जो किस अनुच्छेद में रखा गया है वर्तमान में? तो अनुच्छेद 300 क में, जो संविधान के किस भाग में है? तो भाग 12 में। यहाँ ध्यान रखिएगा पहला कि मूल संविधान में हमें 7 प्रकार का मूल अधिकार था, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान में कितने प्रकार के मूल अधिकार है? जो है 6 प्रकार के। जो एक प्रकार संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 के तहत प्रदत्त था, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा डिलीट कर दिया गया। और इस संपत्ति का अधिकार को जो है संविधान के भाग 12 में जो अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में जो है रख दिया गया, बना दिया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे जो है अब पढ़ें हम, तो ये मूल अधिकार रहा। अब इससे संबंधित दो अनुच्छेद जो है महत्वपूर्ण है, जो आज पढ़ लेते हैं।
इसके बाद अगले वीडियो में हम जो है अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, हम जो है भाग 3 को बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ने के प्रयास करेंगे, क्योंकि यह जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो किससे पूछे जाते हैं? भाग 3 से ही पूछे जाते हैं और गहराई से पूछे जाते हैं। तो थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो हमें जो है ज़्यादा बेहतर एग्जाम में प्रदर्शन करने का जो है प्रदर्शन कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। तब है यहाँ पर अनुच्छेद 12 समझिएगा क्या है। अनुच्छेद 12 जो है, अनुच्छेद 12 में सीधा सा ध्यान रखिएगा कि राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, आप कहिएगा राज्य मतलब बिहार राज्य नहीं, ध्यान रखिएगा राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ लिख देते हैं, अर्थात अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्यों के तहत या उद्देश्य के तहत राज्य को परिभाषित किया गया कि आखिर राज्य का मतलब क्या है, राज्य में किसको किसको शामिल किया जाएगा। सीधा सा पूछ दे कि अनुच्छेद 12 किसके बारे में है, तो राज्य की परिभाषा। अब समझिएगा राज्य का मतलब क्या होता है अच्छा से। आप बहुत जगह पढ़े होंगे अगरपुर में, तो वहाँ से आप जो है एक बार थोड़ा मिलाइएगा कि यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसमें और इसके पहले हम कहीं पढ़े हैं उसमें क्या अंतर है। अगला जो राज्य के परिभाषा के तहत सबसे पहला जो राज्य के अंतर्गत आता है वो हमारा संघीय सरकार, मतलब जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार, वह राज्य के तहत ही परिभाषित है। या भारत की संसद, सेम वैसे ही अगर कहें राज्य सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, या विधानमंडल, जो विधानमंडल है, ये सब किसके तहत ही आते हैं, तो राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। राज्य अगर कह रहे हैं अर्थात इनको हम इन सबको समाहित कर रहे हैं। फिर ध्यान रखिएगा सभी स्थानीय निकाय मतलब जो भी लोकल बॉडीज हैं, जैसे मान लीजिए पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, ये सब होंगे। जैसे ग्राम पंचायत, अर्थात लिख देते हैं जैसे, अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि, मतलब ये सब भी किसके तहत ही आते हैं, तो राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। कि अगर कहने कि राज्य हमारा मूल अधिकार नहीं छीन सकता है, तो उसके तहत जो है भारत की सरकार भी है, भारत की संसद भी है, राज्य सरकारें भी है, विधानमंडल भी है, सभी स्थानीय निकाय हैं। यहाँ तक कि ध्यान रखिएगा ये जो राज्य की परिभाषा के तहत जो है आपको अन्य सभी निकाय या संस्थाएं लिख लीजिए, संस्थाएं जो सार्वजनिक हो, मतलब पब्लिक बॉडीज हो। जैसे मान लीजिए सरकार की जो कंपनियां हैं वो संवैधानिक भी हो या गैर संवैधानिक, सब इसमें ही शामिल है। जैसे एग्जाम्पल में हम कुछ पब्लिक बॉडी को लिख लेते हैं, जैसे कुछ कंपनियों को लिख लेते हैं, जैसे LIC या ONGC या जो है NTPC, या जो भी संवैधानिक बॉडी हैं वो सब इसी में आता है, या गैर संवैधानिक बॉडी है, सब इसी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनको भी जो है हम क्या कहेंगे, तो राज्य के तहत ही मानेंगे। क्या कहेंगे, राज्य के तहत ही मानेंगे। जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, पब्लिक बॉडीज हैं, तो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आ गया, तो संघीय सरकार अर्थात भारत की संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि हो गया, और अन्य सभी संस्थाएं जो सार्वजनिक हो, मतलब पब्लिक बॉडीज हो, सरकारी हो। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कोई भी निजी इकाई जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है, संस्था के रूप में कार्य कर रही है, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत शामिल होगा। अब समझिएगा, जैसे कहें कि कोई जो है, जैसे मान लीजिए उदाहरण में यह आधार कार्ड बनवाने गए, तो आधार कार्ड कोई निजी संस्था या प्राइवेट कंपनियां ही बना रही हैं, लेकिन वो राज्य के अंतर्गत बना रही हैं, इसलिए ये जो है क्या है, राज्य के परिभाषा में शामिल है, ये भी जो है इसके तहत शामिल है। अब यहाँ पर एक ध्यान रख लीजिए, राज्य अलग होता है और एक कहते हैं राष्ट्र या देश अलग होता है। जो राष्ट्र होता है उसमें 4 चीज़ें होती हैं, यहाँ देश लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर शब्द हो जाएगा। अगर किसी को देश कह रहे हैं तो देश में कौन कौन चीज़ें हैं ये थोड़ा समझ लीजिए। मतलब किसी भी जो है देश कह रहे हैं तो उसके पास 4 चीज़ें होगी। एक तो उसके पास भौगोलिक क्षेत्र होगा, दूसरा ध्यान रखिएगा उसके पास जो है जनसंख्या होगी, मतलब कोई भी देश है उसके पास जनसंख्या तो होना ही चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र भी होगा। तीसरा ध्यान रखिएगा उसके पास सरकारें होनी चाहिए, सरकार। और चौथा जो है ध्यान रखिएगा उसमें जो समाहित है वह है संप्रभुता, मतलब खुद अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वह देश कहलाएगा। तो देश का मतलब है कि उसके पास भौगोलिक क्षेत्र है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है, ये चारों मिलकर जो है किसी देश का निर्माण करती हैं, देश कहलाएंगे। अगर ये चारों चीज़ें हैं किसी के पास तभी। अब लास्ट एक पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या है वो समझिएगा। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां अब समझिएगा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि 2-3 बात मुख्य रूप से। पहला तो इसका जो हेडिंग है वो क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। जैसे अगर ध्यान रखिएगा कि संविधान प्रारंभ होने से पहले जो भी भारत में कानून है, और अगर वह जो है मूल अधिकारों से टकरा रहा है, मतलब उनको अल्पीकरण कर रहा है या उनसे असंगत है, तो शून्य हो जाएगा। पहला बात तो क्या हो गया, कोई भी विधि, अगर कह दे कोई भी विधि यदि मूल अधिकारों से असंगत है या अल्पीकरण कर रही है, मतलब उसको काट रही है, तो वह उतनी मात्रा में शून्य होंगी। समझिएगा इसको अच्छा से। मान लीजिए कि ये जो है आपको इतना जो है हम कहें कि ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और कोई जो है हम कानून बना दिए, ये मान लीजिए कोई कानून है, रूल बनाए। अब जो ई वाला पार्ट ई किस में भी शामिल है, तो फंडामेंटल राइट में शामिल है। आखिर इससे टकरा रहा है
और इसका विरोध कर रहा है, तो इतना जो है क्या हो जाएगा, ये कानून जो है असंगत है। तो ये जो है असंगत या अल्पीकरण कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब इतना समाप्त हो जाएगा अपने आप। जितना जो है, अगर मान लीजिए ये फंडामेंटल राइट है और इसी के अंदर जो है कोई कानून बना दे जो उल्लंघन कर रहा है फंडामेंटल राइट का, तो पूरा कानून जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब जितना करे, अगर पूरा कर रहा है, पूरा वो कानून अगर उल्लंघन करे तो पूरा कानून शून्य होगा। अगर थोड़ा सा कर रहा है तो उतना मात्रा में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पहला बात ये समझिएगा। अब ध्यान रखिएगा यहीं पे एक बात कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 368 अर्थात संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, यह विधि के अंतर्गत नहीं है, कोई विधि नहीं है, लिख लेते हैं। ये बात का मतलब समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हम कह रहे हैं कि कोई विधि जो है, कोई कानून जो है अगर मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, असंगत है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको शून्य हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 368 जो है संविधान अर्थात संविधान संशोधन जो है कोई विधि नहीं है। अर्थात ध्यान रखिएगा, हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत हम मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको जो है हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है कि जो है आप जो है संविधान का अनुच्छेद 368 जो है मूल अधिकार के तहत को भी संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। किसके द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी व्याख्या में कई बार कहा गया है, कई बार बताया गया है कि जो है आपको अगर अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई विधि जो है जो मूल अधिकारों के प्रति असंगत होगी वो क्या होगी, अवैध होगी, शून्य होगी। लेकिन विधि का अर्थ जो है अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन नहीं आता है। किसके द्वारा कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थात इसका मतलब क्या, विधि नहीं है, अर्थात मूल अधिकार में, मूल अधिकार में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। लेकिन पूर्व में ही बताया है कि संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए जो किसके जो है जो संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ हो। लेकिन यहीं पर लिख लेते हैं, लेकिन यह संशोधन संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इस बात को फिर से कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य के तहत जो है क्या आता है, संघ सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि, साथ ही अन्य जो भी सार्वजनिक संस्थाएं या निकाय हैं जैसे LIC, ONGC, ये सभी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि अगर कोई निजी संस्था जो है राज्य की इकाई के रूप में काम कर रहा है तो भी जो है किसके तहत आएगा, तो राज्य के तहत ही आएगा, अनुच्छेद 12 के तहत जो परिभाषित है। अब फिर बताएं कि देश का मतलब क्या होता है, कि देश अर्थात जिसके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। उसके पास भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकारें होनी चाहिए और उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए, मैंने खुद का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी के प्रभाव में निर्णय न ले रहा हो वैसा। और अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, कि अगर कोई ऐसी विधि है जो मूल अधिकारों का से असंगत है या अल्पीकरण कर रही है तो क्या हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी, अवैध घोषित हो जाएगी। लेकिन जितनी मात्रा में वो जो है उससे असंगत है या अल्पीकरण करे उतना ही शून्य या अवैध होगा। ये नहीं, अगर पूरा कर रहा है तो पूरा अवैध हो जाएगा, अगर थोड़ी मात्रा में कर रहा है जितना हो तो उतनी मात्रा में क्या होगा, अवैध होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अनुच्छेद जो है इसी अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि जो विधि शब्द है, इस विधि के तहत संविधान संशोधन जो है शामिल नहीं है। अर्थात जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो हम क्या कर सकते हैं, आपको मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यह मूल अधिकारों में संशोधन या जो है किस क्या नहीं होना चाहिए, तो संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ नहीं होना चाहिए, संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यहीं पर ध्यान रखिएगा, नोट करके एक बात कि अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13
जो है सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है। अनुच्छेद 13 अन्य भी है, लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को क्या है तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा 3 हो गया मूल रूप से, सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 13 हो गया, अनुच्छेद 32 हो गया और अनुच्छेद 226 भी मिलेंगे। इन तीनों को मिलाकर जो है कुल न्यायिक समीक्षा का जो है एक सर्कल बनता है। इन अनुच्छेद 13 भी उसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जाएंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज जो है यहीं पर आने देते हैं, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।